Hello, dear students. I welcome you all to my channel Nursing and Medical Classes. Dear students, आज जो हमारा टॉपिक है that is eclampsia. In our previous lecture, we have discussed preeclampsia, that is the pregnancy-induced hypertension. Right? तो इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं eclampsia के रिगार्डिंग. एज वी नो, अगर किसी पेशेंट को, किसी मदर को प्री एक्लम्शिया होता है जिसमें ब्लड प्रेशर जो होता है दैट इज़ 140/90 mmHg, राइट. अगर किसी मदर को प्री एक्लम्शिया हुआ है 140/90, बीपी है उसका सिस्टोलिक 140 एंड डायस्टोलिक 90, तो उसके बाद जब बीपी बढ़ता जाएगा, क्रॉस करेगा 140 से आगे, तो दैट मीन्स हायर देन 140. ठीक है, मोर देन 140 जब उसका बीपी हो जाएगा तो उस मदर का जो कंडीशन होता है वो एक दूसरी डिजीज़ में चला जाता है जिसको हम कहते हैं एक्लैम्पशिया, जो कि एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती हैं प्रेगनेंसी में, राइट. तो अगर हम एक्लैम्पशिया को डिफाइन करेंगे, क्या एक्लैम्पशिया होता है? It is an acute and life-threatening complication of pregnancy characterized by the appearance of tonic-clonic seizures. Right? तो इसमें याद क्या रखना है, जो एक्लैम्पशिया होता है, इस एक्लैम्पशिया में इस पेशेंट को टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स आते हैं. एक मदर जो होती हैं, जब इसको बीपी बढ़ता जाएगा तो इसमें फिट्स आने लगेंगे जिसको हम और एक नाम देते हैं सीजर्स. ठीक है, जो मदर है, मदर अनकॉन्शियस हो जाएगी. ठीक है, और इसी मदर में अनयूजुअल मसल कंट्रैक्शंस हो जाएंगे. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फिट्स और सीजर्स. और वो सीजर्स क्या होते हैं, उनके कुछ अपने स्टेजेस होते हैं टॉनिक क्लॉनिक. ठीक है, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर एक्लैम्पशिया में जो होता क्या है, इसमें सीजर्स आते हैं. कौन से सीजर्स? टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स, राइट. तो अब आप लोगों ने याद रखा होगा जो एक्लैम्पशिया है ये कब होता है, जब किसी मदर को प्री एक्लैम्पशिया होगा. प्री एक्लैम्पशिया जब सीरियस होती जाएगी, ठीक है, उसके बाद उसी पेशेंट को क्या हो जाएगा, उसको फिर एक्लैम्पशिया होगा. क्लियर जी. तो अब हम इंसिडेंस देखेंगे. जो मदर हैं, अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है तो कितना इंसिडेंस रेट है, क्या रेशियो होता है इसका. अगर हम देखेंगे, अगर मदर कोई प्रेग्नेंट है तो फॉर एग्जांपल अगर हम 500 मदर को देखेंगे जो क्या है, जो प्रेग्नेंट है, उन 500 में से 1 एक को चांसेस हैं होने के क्या, एक्लैम्पशिया. लेकिन किन में, प्रीमिग्रेविडिया जो होता है, जो फर्स्ट टाइम कंसीव करते हैं, जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में होते हैं, तो उनमें 75% चांसेस होते हैं क्या, एक्लैम्पशिया होने के. ठीक है, अगर हम मल्टीग्रेविडा की बात करेंगे उनमें 25% के चांसेस होते हैं. 3% केसेस में अगर किसी मदर को एक्लैम्पशिया हुआ है, लेकिन ये एक्लैम्पशिया बेसिकली चांसेस कहाँ से आते हैं इसके, वो आते हैं प्री एक्लैम्पशिया. अगर किसी मदर को सीवियर प्री एक्लैम्पशिया हुआ है तो 80% चांसेस होते हैं क्या, एक्लैम्पशिया होने के. इज इट क्लियर? नाउ टाइप्स ऑफ एक्लैम्पशिया, इसकी कुछ टाइप्स हैं. फर्स्ट टाइप दैट इज एंटीपार्टम एक्लैम्पशिया. सेकंड दैट इज इंट्रापार्टम. थर्ड दैट इज पोस्टपार्टम. एंटीपार्टम जो होता है 50%, क्या होता है, 50% जो मदर होते हैं, अगर मदर को एंटीपार्टम स्टेज है. एंटीपार्टम स्टेज कौन सा स्टेज होता है, जब मदर को लेबर स्टार्ट ऑनसेट होती है. ठीक है ना, फिट्स ऑकर बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर. तो अभी लेबर स्टार्ट नहीं हुआ है एक मदर को, उस पीरियड को हम कहते हैं एंटीपार्टम स्टेज. ठीक है, तो उस टाइम 50% क्या होता है उसको चांसेस एक्लैम्पशिया के होने के. इज इट क्लियर?
सेकंड दैट इज इंट्रापार्टम। इंट्रापार्टम में कितना होता है, 30% चांसेस होते हैं इसको एक्लेम्पशिया के होने के। तो इंट्रापार्टम कौन सा स्टेज होता है, फिट्स ऑकर फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग लेबर। जब मदर को लेबर स्टार्ट होगी, लेबर के पीरियड में ही अगर इस मदर को क्या हो गया, एक्लेम्पशिया हो गया, फिट्स आने लगे, उसको हम बोलते हैं इंट्रापार्टम एक्लेम्पशिया। थर्ड दैट इज पोस्टपार्टम विच इज 20%। अगर पोस्टपार्टम स्टेज है, एक मदर को पोस्टपार्टम हुआ है, उसमें 20% के चांसेस होते हैं एक्लेम्पशिया आने के। इज इट क्लियर। पोस्टपार्टम कब होगा, जब डिलीवरी होगी बेबी की, ठीक है ना, डिलीवरी होगी, बॉर्न हुआ बच्चा, ठीक है ना, उसके बाद जो स्टेज होता है दैट इज द पोस्टपार्टम स्टेज। उस स्टेज में 20% होने के चांसेस होते हैं इस मदर को एक्लेम्पशिया हो सकता है। इज इट क्लियर। जी हाँ। अब हम देखेंगे एटियोलॉजी, कॉजेज क्या रहते हैं इस मदर को अगर इसको एक्लेम्पशिया होता है। अगर हम देखेंगे एग्जैक्ट एटियोलॉजी इज अननोन, एग्जैक्ट कॉज हमें पता नहीं है, दैट इज अननोन। अगर देखा जाएगा कॉज एग्जैक्ट दैट इज अननोन, ठीक है। वन मोर पॉइंट हियर दैट इज मोर कॉमन इन प्रीवियस हाइपरटेंसिव डिजीज। अगर कोई मदर है, किसी मदर को पहले हाइपरटेंसिव के डिजीज होते थे, तो अब जब ये प्रेग्नेंट हुई, कंसीव किया, इसमें मोर चांसेस होते हैं कि इसको एक्लेम्पशिया हो सकता है। इज इट क्लियर। नाउ फेलियर ऑफ प्लेसेंटेशन, जब एक प्लेसेंटा बनता है, इसी प्लेसेंटा में क्या होते हैं, आर्टरीज होते हैं, वेन होती हैं, ठीक है ना, इनका काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। अगर इसमें फेलियर हो गया किसी किस्म का, किसी किस्म की कोई एबनॉर्मलिटी आ गई इस प्लेसेंटा में, ये इन टर्न क्या करेंगे, काज करेंगे इन आर्टरीज को, इन वेन्स को, ठीक है, वेस्कुलरिटी डिसफंक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से इसको हाइपरटेंशन हो सकता है, और उस हाइपरटेंशन की वजह से एक्लेम्पशिया होगा इस मदर में। वन मोर पॉइंट हियर दैट इज एबनॉर्मल लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो गया, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो गई लिपिड की। वो लिपिड कहाँ चला जाता है आफ्टर मेटाबॉलिज्म, ये चला जाता है ब्लड में। ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ये इन टर्न क्या करेगा, एक्लेम्पशिया करेगा, जिसमें बीपी बढ़ता जाएगा। इज इट क्लियर। वन मोर दैट इज डिक्रीज कैल्शियम इन डाइट। अगर डाइट में कैल्शियम की लेवल कम है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी इसको क्या हो सकता है, एक्लेम्पशिया। अदर काजेज जो हैं दैट इज अल्कोहल, मदर अल्कोहलिक है, अदर अल्कोहल ले रही हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसकी वजह से भी एक्लेम्पशिया हो सकता है। वन मोर दैट इज को आर्किटेक्शन, ठीक है, को आर्किटेक्शन दैट इज, इसमें जो आयोटा होता है, आयोटा कहाँ से निकलता है, ये अगर फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, दिस इज द हार्ट, 4 चैम्बर होता है, यहाँ पे ये लेफ्ट साइड है, इस लेफ्ट एट्रियम से आयोटा निकलता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं हमारी होल बॉडी को। इसी आयोटा में अगर किसी किस्म की नैरोनेस हो जाएगी, ये नैरो हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से ब्लड आता है, ये ब्लड आयोटा में जाएगा, आयोटा से आगे, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे ये नैरो हुई है, इसकी वजह से भी बीपी इंक्रीज होगा। सम ड्रग्स की वजह से भी एक्लेम्पशिया हो सकता है। एंडोक्राइन डिजीज अगर कोई होगी, उसकी वजह से भी। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, तो जब मदर कंसीव करते हैं उस टाइम इसको हाइपरटेंशन क्रिएट होता है, जिसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, इससे भी एक्लेम्पशिया हो सकता है। या रिनल डिजीज़, किडनी में अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम है, तो ब्लड आगे नहीं जा रहा है फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है, कोई किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, कंस्ट्रिक्ट हो रही हैं वहाँ पे जो आर्टरी हैं, तो उसकी वजह से भी एक्लेम्पशिया हो सकता है। इज इट क्लियर। तो अगर हम अब देखेंगे काज ऑफ कन्वल्जन, मैंने पहले ही बोला है कि इसमें जो मेन फीचर्स हैं दैट इज़ कन्वल्जन। इसमें क्या होते हैं, इसमें फिट्स आते हैं, सीजर्स आते हैं, वो सीजर्स के कुछ स्टेजेस होते हैं, वो हमें पढ़ने हैं, काजेज ऑफ कन्वल्जन। तो फर्स्ट अगर इसमें मैं कहूँगा जो एक्लेम्पशिया होता है, इसमें बीपी हाई होता है। ये बीपी जब हाई होता है, ये हमारे सेरेब्रल वेसल्स होते हैं,
उनको डैमेज करता है। जब डैमेज इसने सेरेब्रल वेसल्स को किया, दैट मीन्स ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज होगी, ग्लूकोज की सप्लाई डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से होल सेरेब्रल सिस्टम जो हमारा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये क्या हो जाएगा, ये इसमें डिसफंक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ग्लूकोज नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से इस पर्सन में कन्वर्जन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने पहले ही बोला सेरेब्रल अनॉक्सिया विच इज स्पाज्म ऑफ सेरेब्रल वेसल्स ड्यू टू हाइपरटेंशन। जो वेसल्स हैं, सेरेब्रल वेसल्स हैं, उनमें क्या होगा, उनमें स्पाज्म हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाएगा इस मदर के ब्रेन में। क्लियर। सेरेब्रल इडिमा हो जाएगा, सेरेब्रल डिसएरिथमिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, इसकी वजह से फिट्स आने लगेंगी। जब ब्रेन काम नहीं करेगा प्रॉपरली तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, फिट्स आएंगे, सीजर्स आएंगे। इन सीजर्स को आने का कुछ स्टेजेस होते हैं जो हमें पढ़ना है, स्टेजेस ऑफ कन्वल्जन, ठीक है। तो फर्स्ट दैट इज प्रीमोनिटरी stage. It is the first stage of convulsion. First stage that is premonitory stage. ये कितने टाइम तक रहता है, 30 सेकंड्स तक रहता है ये। इसमें होता क्या है, ट्विचिंग ऑफ मसल्स, ठीक है, अनयूजुअल मसल कंट्रैक्शन हो जाएंगे, ट्विचिंग ऑफ मसल्स, रोलिंग ऑफ आई बॉल एंड फिक्सिंग। तो जो आई बॉल हैं ये रोल हो जाएगा। आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर किसी बच्चे में या किसी मदर में फिट्स आते हैं, एट दैट टाइम जो उसका जो आई बॉल है वो क्या होता है, रोल होता है। जो वाइट वाला होता है, वाइट वाला आगे आ जाएगा, रोलिंग ऑफ आई बॉल एंड फिक्सिंग, एक ही जगह पे फिक्स रहती हैं फिर उस पर्सन की आई। इज इट क्लियर? नाउ नाउ Now one more stage, that is tonic stage. This is the second stage of convulsion. This is the second stage of convulsion, that is tonic stage. This tonic stage remains for 30 seconds. 30 seconds तक ये स्टेज भी होता है। टॉनिक स्टेज में होता क्या है, फर्स्ट टॉनिक स्पाज्म ऑफ बॉडी, ठीक है, होल बॉडी स्पाज्म में रहती हैं, ठीक है, एक हड्डी जैसी बनती हैं बॉडी का, ठीक है, कोई मूवमेंट ही नहीं होती हैं बॉडी की। इसको बोलते हैं टॉनिक स्पाज्म ऑफ बॉडी, होल बॉडी स्पाज्म में जाती है, ठीक है। सीजिंग ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन भी रुकती है। प्रोट्रूडिंग ऑफ टंग, जो टंग है माउथ से बाहर आती हैं, प्रोट्रूड आगे आती हैं, ठीक है, बाहर निकलती हैं। फिक्सिंग ऑफ आईबॉल, जो आईबॉल हैं ये भी एक ही जगह पे फिक्स रहती हैं, इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं होते हैं। वन मोर दैट इज साइनोसिस। तो जब ओवेसली ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, सीज हो जाएगी रेस्पिरेशन, इस पर्सन में साइनोसिस होगा, ब्लूइश कलर आएंगे इसके लिप्स पे, इसके फेस पे। क्लियर? तो और एक स्टेज है दैट इज द थर्ड स्टेज, दैट इज क्लॉनिक स्टेज। इट रिमेन्स फॉर 1 to 4 मिनट्स। जो क्लॉनिक स्टेज जब आता है ये कितने टाइम तक रहता है इस पर्सन को, ये रहता है 1 to 4 मिनट्स। तो इसमें होता क्या है, अल्टरनेट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। मसल्स अल्टरनेटिवली पहले क्या करेंगे, कंट्रैक्शन करेंगे, फिर उसके बाद रिलैक्स करेंगे, मगर करेंगे एक अनयूजुअल वे में, ठीक है, एबनॉर्मल वे में करेंगे, जर्किंग मूवमेंट्स आ जाएंगे इस मदर में। कंजस्टेड फेस एंड साइनोसिड, ठीक है, फेस इसका कंजस्टेड होगा, साइनोसिड होगा, ठीक है, इसमें कंजक्टिवल कंजेशन होता है, इसके जो आई होते हैं वहाँ से स्क्रीशन ज़्यादा आते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कंजक्टिवल कंजेशन। या ट्विचिंग स्टार्टिंग फ्रॉम फेस एंड स्प्रेडिंग टंग बाइटिंग, इसमें ट्विचिंग स्टार्टिंग होती है फेस में। आप इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ स्टूल एंड यूरिन, ठीक है, इस मदर में इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ स्टूल एंड यूरिन भी होता है। सो ये दो जो हैं टॉनिक एंड क्लॉनिक फेजेस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं फीचर्स ऑफ एक्लेप्सिया। क्लियर? वो लास्ट स्टेज दैट इज कोमा। जब इसको प्रीमोनिटरी स्टेज आ गया, टॉनिक हो गया, क्लॉनिक हो गया,
देन लास्ट पे कोमा में चली जाती हैं मदर। तो इसमें क्या होता है, परसिस्टेंस फॉर वेरिएबल पीरियड एंड एट टाइम्स पेशेंट कंफ्यूज्ड। क्लियर। डीप कोमा में आकर सेरेब्रल हेमरेज, जब इसके सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो होता है या सेंट्रल नर्वस जिसको हम कहते हैं या ब्रेन जिसको कहते हैं, जब उसमें वास्कुलरिटी प्रॉब्लम हो जाएंगी, ठीक है ना, रप्चर हो जाएंगे वेसल हाइपरटेंशन की वजह से, एक्लेम्पशिया की वजह से, तो उसको फिर ब्रेन हेमरेज होता है। इज इट क्लियर? तो ये थे कुछ स्टेजेस ऑफ कन्वल्जन, ठीक है। नाउ रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं इसमें? फर्स्ट दैट इज प्रीग्रेविडिया, ठीक है। जब मैंने पहले ही बोला 80% चांसेस होते हैं, जो मदर फर्स्ट टाइम कंसीव करती हैं उसमें 80% चांसेस होते हैं एक्लेम्पशिया की। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में किसी किस्म की हाइपरटेंशन होती थी, इसके मदर या पेरेंट होंगे उनको प्रॉब्लम होती थी ये, तो उनके बच्चे भी जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे उनमें भी यही सेम प्रॉब्लम पास होती है। या प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी होती है, प्लेसेंटा में किसी किस्म की एबनॉर्मलिटी है, ठीक है, हाइपोपरफ्यूजन ऑफ प्लेसेंटा टुवर्ड्स दीज वेसल्स, ठीक है, इसकी वजह से भी प्रेशर बीपी इंक्रीज होगा। या ओबीज है मदर, अगर मदर ओबीज हैं, वेट गेन ज़्यादा हुआ है मदर का, ठीक है, उसकी वजह से भी होगा। या प्री एग्जिस्टिंग वास्कुलर डिजीज़, अगर ऑलरेडी वास्कुलर डिजीज़ है एक मदर में, वेसल्स में प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी इसको एक्लेम्पशिया हो सकता है। या थ्रोम्बोफिलेसिस मीन्स क्लॉटिंग, क्लॉटिंग ब्लड वेसल्स में क्लॉट हो जाएगा, इसकी वजह से रेजिस्टेंस होगी, ब्लड फ्लो नहीं होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से मदर एक्लेम्पशिया में चली जाती है। नाउ लैब इन्वेस्टिगेशंस, हम एक मदर को इन्वेस्टिगेट कैसे कर सकते हैं कि इस मदर को एक्लेम्पशिया हुआ है? फर्स्ट दैट इज हीमोग्लोबिन परसेंटेज देखेंगे कितना है। अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा हुआ है तो इसकी वजह से भी इस मदर को क्या है, एक्लेम्पशिया हो सकता है। डीसी कर सकते हैं, डीसी मीन्स डिफरेंशियल काउंट, इसमें हम ब्लड वेसल जो ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स काउंट करते हैं, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स, सारे सेल्स को हम काउंट करते हैं डीसी टेस्ट में। टीएलसी करते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करते हैं। टीपीसी टेस्ट करते हैं, टोटल प्लेटलेट काउंट करते हैं, प्लेटलेट मत ज़्यादा हुआ है जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज होता है। बीटी टेस्ट करते हैं या सीटी करते हैं, बीटी मीन्स ब्लड टेस्ट करते हैं। यूरिन एनालिसिस करते हैं रेगुलर या मॉर्निंग, जो मॉर्निंग का यूरिन है उसको क्या करते हैं, उस यूरिन को हम एग्जामिन करते हैं। या यूरिनरी प्रोटीन देखते हैं, इसके यूरिन में मत प्रोटीन है, क्योंकि ये पहले प्रीएक्लेम्पशिया होता है। प्रीएक्लेम्पशिया जब इंक्रीज हो जाएगा, सीवियर होता जाएगा, तो ये लीड करेगा टू द एक्लेम्पशिया। एलएफटी लिवर फंक्शन, ठीक है, आरएफटी करते हैं, ठीक है, सीरम यूरिक एसिड टेस्ट करते हैं, एफबीएस टेस्ट करते हैं, दैट इज फास्ट ब्लड शुगर टेस्ट, फास्ट ब्लड शुगर टेस्ट, इसके ब्लड में देखते हैं कितना शुगर है जिसकी वजह से इसको हाइपरटेंशन हो सकता है। ऑप्थेल्मोस्कोपी करते हैं, इसमें हम डायरेक्ट करते हैं ऑब्जर्व, ठीक है, एग्जामिन करते हैं रेटिना को। या बीपीपी टेस्ट करते हैं, दैट इज़ बायोफिजिकल प्रोफाइल, बायोफिजिकल प्रोफाइल करते हैं, इसमें फीटस के प्रोफाइल को देखा जाता है, फीटस में कुछ एबनॉर्मलिटी मत हैं जिसकी वजह से मदर को ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है। ओबस्टेट स्कैन करते हैं, सीटी करते हैं, ब्रेन का एंड एब्डोमेन का सीटी स्कैन करते हैं, सीटीजी करते हैं, दैट इज़ कार्डियोटोकोग्राफी, कार्डियोटोकोग्राफी। ये जो कार्डियोटोकोग्राफी है ये फीटल हार्ट रेट देखता है, फीटल के हार्ट रेट ठीक से चल रहे हैं, कहीं इरेगुलरिटी मत आई हैं वो देखता है। कोगुलेशन प्रोफाइल देखता है, ब्लड मत कोगुलेट कर रहा है। यूएसजी ऑफ एब्डोमेन एंड पेल्विस किया जाता है। कूलर डॉपलर किया जाता है। कूलर डॉपलर में क्या करते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स जो होते हैं इसमें ब्लड फ्लो होता है, इस ब्लड फ्लो का एक तो विजुअल एज वेल एज ऑडियो, ठीक है, विजुअल देखा जाता है, विजुअली देखा जाता है ब्लड अच्छे से इसमें फ्लो होता जा रहा है, या
ऑडेबल साउंड्स आते हैं, जो साउंड्स रेस्ट्रिक्शन की वजह से आते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आते हैं, कि उन साउंड्स को पहचाना जाता है। MRI, इलेक्ट्रोलाइटिस एंड ECG भी कुछ टेस्ट्स हैं जो करते हैं इस मदर को। इज इट क्लियर? जो पैथोफिजियोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी हम पढ़ते हैं इस एक्लैम्पशिया की। जब प्लेसेंटा मैंने बोला था, इसमें प्लेसेंटा हाइपोपरफ्यूजन होता है, परफ्यूज होता है ये प्लेसेंटा, ये कंप्रेस करेगा इन आर्टरीज, वेस्कुलरिटी जो होगी यहाँ पे प्लेसेंटा के पास, उनको कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे स्मॉल वेसल, स्मॉल आर्टरीज। जब कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे उसकी वजह से ब्लड फ्लो भी रिड्यूस हो जाएगा टू द मल्टीपल ऑर्गन्स। ठीक है, मल्टीपल ऑर्गन जो मदर हैं उसके ऑर्गन्स तक ब्लड भी नहीं पहुंचेगा, रिड्यूस हो जाएगा, उसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा वास्कुलर परमेबिलिटी। ठीक है, जो वास्कुलर परमेबिलिटी हैं वो भी इंक्रीज होता जाएगा, जिसकी वजह से शिफ्ट हो जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड टू द इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। अगर ये ब्लड वेसल हैं, ठीक है, ये इसके इंटरस्टिशियल स्पेसेस है, यहाँ से ब्लड आ जाएगा, ये फ्लूइड हो जाएगा शिफ्ट इस स्पेस में, जिसकी वजह से इसको इडीमा होगा। क्या होगा? जब रिड्यूस ब्लड फ्लो होगा तो इसकी वजह से फिर इडीमा होगा। ऑब्वियसली ब्लड बाहर आ गया तो ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस में चला गया, जिसकी वजह से इडीमा होगा, इस मदर को स्वेलिंग आ जाएगी। जब स्वेलिंग हुई इसके होल बॉडी में, उस स्वेलिंग की वजह से मदर को क्या होता है? हाइपरटेंशन, रिनल फेलियर, पल्मोनरी हेपेटिक डिसफंक्शन एंड सेरेब्रल इडिमा विद सेरेब्रल डिसफंक्शन एंड लास्ट पे इसको कन्वर्जन हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लड है, ब्लड परमेबिलिटी इंक्रीज हुई, ब्लड बाहर आ गया, ब्रेन में चला गया, ठीक है, परमेबिलिटी इंक्रीज हुई और वहाँ पे इडीमा हुआ, प्रेशर ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से इसको फिर लास्ट पे क्या होगा? कन्वर्जन, क्योंकि सेरेब्रल डिसफंक्शन हुआ है इस मदर को। नाउ कॉम्प्लिकेशन, इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? दो तरह के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, एक तो मैटरनल एंड सेकंड दैट इज फीटल। अगर मदर को एक्लैम्पशिया हुआ है, फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन दैट इज टंग बाइटिंग। एक्लैम्पशिया में मैंने पहले ही बोला क्लॉनिक स्टेज जब आता है तो ये टंग बाइट हो सकती है। हेड ट्रामा हो सकता है, क्योंकि ये मदर गिर सकती हैं, अनकॉन्शियस हो सकते हैं, जिसकी वजह से, या जर्की मूवमेंट्स आ सकते हैं इसको, जिसकी वजह से इसको क्या? हेड ट्रामा हो सकता है। एस्पिरेशन, ब्रोकन बोन्स हो सकते हैं, परमानेंट CNS डैमेज भी हो सकता है वास्कुलर डिसफंक्शन की वजह से। इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो सकता है, ठीक है, रिनल फेलियर और डेथ, इंजरीज ड्यू टू फॉलिंग फ्रॉम द बेड, डिस्टर्ब्ड विजन, साइकोसिस एंड शॉक भी, ये कुछ कॉम्प्लिकेशन ईजी हैं, आप इनको अच्छे से याद रख सकते हो। ठीक है, ये मैटरनल कॉम्प्लिकेशन थे। फीटल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं प्रीमैच्योरिटी। ठीक है, अगर एक्लैम्पशिया हुआ समटाइम्स हमें इस मदर का फिर लेबर करना पड़ता है, ठीक है, इंड्यूस्ड लेबर होती हैं इस मदर को, प्रीमैच्योरिटी होती हैं, बच्चा प्रीमैच्योर होता है जो बारन सा, या IUGR इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई बच्चे को नहीं मिली है उसकी वजह से ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, या फीटल डेथ भी हो सकती है। इज इट क्लियर? नाउ मैनेजमेंट, जब हम इसको मैनेज करेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तो मदर को मैनेजमेंट करते हैं उसके लिए हमें कुछ एम होना ज़रूरी है। फर्स्ट, अगर मदर को कन्वर्जन हुई है, हमें उस कन्वर्जन को रोकना है, अरेस्ट करना है उसको, ठीक है। फिर मैंने पहले ही बोला इसमें कन्वर्जन्स आते हैं तो सीज होती हैं रेस्पिरेशन, तो मेंटेन करना है पेशेंट की एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, या ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है तो किस रेट पे करेंगे? 8 to 10 लीटर पर मिनट हमें इसको देना है। या समटाइम्स अगर ज़्यादा सीवियर इक्लैम्पशिया होता है तो टर्मिनेट की जाते हैं प्रेगनेंसी। तो अगर ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है तो इसको वेंटिलेटरी सपोर्ट भी देना है, या प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन करना है। ये सारे आते हैं हमारे एम ऑफ मैनेजमेंट, जो हम मैनेज करना चाहते हैं पेशेंट को, हम किस लिए मैनेज करना चाहते हैं, ये आते हैं एम ऑफ मैनेजमेंट के अंडर। नाउ प्रिडिक्शन,
प्रिडिक्शन एंड प्रिवेंशन। प्रिडिक्शन किस तरीके से करेंगे एंड प्रिवेंट भी किस तरीके से करेंगे। अगर मेजॉरिटी ऑफ केसेस में देखेंगे, एक्लेम्पशिया इज प्रीसीडेड बाय प्री एक्लेम्पशिया। मैंने पहले ही बोला, मदर को जब प्री एक्लेम्पशिया होता है दैट लीड्स टू एक्लेम्पशिया, विच मीन्स हमें सबसे पहले प्रिडिक्ट करना है इसकी प्री एक्लेम्पशिया को, प्री एक्लेम्पशिया को ही मैनेजमेंट देना है सो दैट इस मदर को एक्लेम्पशिया न हो। तो यही कहता है, दस प्रिवेंशन ऑफ एक्लेम्पशिया रेस्ट ऑन अर्ली डिटेक्शन एंड इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट विद जडिशियस ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी विद एक्लेम्पशिया। क्लियर। तो और एक चीज़ दैट इज़ यूज़ ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। अगर मदर को हाइपरटेंशन होता है तो हाइपरटेंशन की वजह से भी एक्लेम्पशिया हो सकता है, तो इसीलिए हमें पहले उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देने हैं, एंटी कन्वल्सेंट थेरेपी देनी है, ठीक है, क्लोज मॉनिटरिंग करनी है ड्यूरिंग लेबर, ठीक है। ये सारे आते हैं मैनेजमेंट के अंदर। Now general management, this is the main most important topic from this topic eclampsia। अगर किसी मदर को eclampsia होता है तो उसको हमें general management किस तरीके से देना है। तो सबसे पहले that is supportive care। तो सपोर्टिव केयर देना है इस मदर को। सपोर्टिव केयर में क्या है, मदर को इंजरी हो सकती हैं, ये फाल हो सकती हैं, गिर सकती हैं, एस्पिरेशन हो सकती हैं, ईयर ब्लॉक हो सकता है, सीज हो सकता है रेस्पिरेशन। तो इसमें हमें इसको एक सपोर्टिव केयर देना है, ठीक है। तो इसको हमें एक सपोर्टिव केयर देना है। पेशेंट को टंग बाइट हो सकती है, टंग डिप्रेसर रखना है उसके माउथ में सो दैट इसको टंग बाइट भी ना हो। हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये जनरल मैनेजमेंट में आता है। डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे एक पेशेंट से, इसके प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन मत है, ये सारी हिस्ट्री ली जाती है। एग्जामिनेशन करेंगे, प्रॉपर डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, एग्जामिन करेंगे, टेस्ट करेंगे पेशेंट को, इसको मत किसी किस्म की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसको एक्लेम्पशिया हो सकता है। मॉनिटरिंग करनी है, एक क्लोज मॉनिटरिंग करनी है। हाफ आवरली पल्स रेस्पिरेशन रेट रिकॉर्ड किया जाता है, आवरली यूरिन आउटपुट, ठीक है, इसका यूरिन आउटपुट हर घंटे रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं मॉनिटरिंग प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है हमें इस पेशेंट की। एंड फ्लूइड बैलेंस, जो मदर है इसको हमें फ्लूइड बैलेंस भी रखना है, रिंगर्स लैक्टेट सोल्यूशन देना है। अगर समटाइम्स एक्सेस डेक्सट्रोज और क्रिस्टलिन सोल्यूशंस दिए हैं तो इसकी वजह से इसको क्या हो सकता है, इसको एक्लेम्पशिया हो सकता है। तो इसलिए जो एक्सेस डेक्सट्रोज एंड क्रिस्टलिन सॉल्यूशंस हैं इनको हमें यूज़ नहीं करना है। और एक चीज़ दैट इज़ एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है इस मदर को। कौन सा ड्रग देना है, सेफ्ट्रैक्सोन 1 ग्राम आईवी और बीडी देना है इस पेशेंट को। नाउ आवर मेन दैट इज़ स्पेसिफिक मैनेजमेंट। ये इस होल मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेसिफिक मैनेजमेंट। स्पेसिफिक मैनेजमेंट में हमें इसको एंटी कन्वल्सेंट एंड सेडेटिव थेरेपी देनी है। ड्रग ऑफ चॉइस दैट इज MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग दिया जाता है 1 to 4 मिनट्स में दिया जाता है ये ड्रग। दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस जिसकी वजह से एक्लेम्पशिया को हम ओवरकम कर सकते हैं। अदर ड्रग्स भी हैं, फेनिटोइन है, डायज़ेपाम है, लाइट कॉकटेल है, ये भी हम इस मदर को दे सकते हैं, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दे सकते हैं जो मैंने पहले बोला है प्री एक्लेम्पशिया में, हाइड्रोलिजीन, लेबिटॉल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या डायूरेटिक्स भी दे सकते हैं। डायूरेटिक्स की वजह से जो यूरिन ज़्यादा हो जाएगा, यूरिन ज़्यादा बनेगा, यूरिन ज़्यादा पास हो जाएगा, जिसकी वजह से इसको क्या फिर ब्लड प्रेशर भी कम होता जाएगा। ना लास्ट मैनेजमेंट दैट इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव मैनेजमेंट में करते क्या है, अगर मदर की एक्लेम्पशिया सीवियर होती जा रही है, ठीक है, बहुत ही सीवियर होती जा रहे हैं, फिर एक ही चांस हमारे पास होता है दैट इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव मैनेजमेंट, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है या लो रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स इज डन टू बी टू एक्सरेट लेबर। जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, फीटल मेम्ब्रेन्स होते हैं,
एमनियन कोरियन उनको रप्चर किया जाता है। जब रप्चर करेंगे वहाँ से हार्मोन्स निकलेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन ऑल दैट, तो वो एक्सेलरेट करेंगे लेबर और बच्चा बाहर आएगा। तो ये एक मैनेजमेंट था इस एक्लेम्पशिया का। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्लेम्पशिया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।